सो हाय, दिस इज़ आरजे ज्योति और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है और मैं यहीं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और हमारा जो संगठन है पूर्वांचल सेना, इसके माध्यम से हम लोग ये पूरी उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट है उसके मुद्दों को लेकर के और इसके साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण का मामला है इस पर काम कर रहे हैं, इस पर ही ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो भी मुद्दे होते हैं, तत्कालिक मुद्दे होते हैं, उस पर सरकार को अपनी राय देते हैं, पत्राचार करते हैं, यही हम करते हैं। ओके, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो महिला सशक्तिकरण के दौरान उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत फेमस कोट है डॉक्टर अंबेडकर का कि किसी समाज की प्रगति को मापना हो अगर, तो हाँ, महिलाओं की हिस्सेदारी को देख लीजिए। जिस समाज में महिलाओं की जितनी ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी होगी, वो समाज उतना ही प्रगतिशील होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो वो हिस्सेदारी हम देखते हैं कम है, और उसके पीछे जो कारण हमको दिखाई दिया वो है स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार। मतलब स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ। दूसरा, जो आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर नहीं है, ये भी कारण है। और जो आज के समय में सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के, अपनी आत्मरक्षा को लेकर के, तो वो चीज़, ये तीनों चीज़ें जो है कारण है कि महिलाओं की भागीदारी बराबरी की नहीं हो पा रही है। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं। अभी मिशन शक्ति सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जगह जगह स्कूलों में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो दूर दराज गांव हैं, जहाँ की लड़कियां पढ़ाई लिखाई से दूर हैं, या फिर वहाँ अच्छे स्कूल नहीं हैं, या वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे गाँव में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर जा कर के मिशन स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार के नाम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं मार्शल आर्ट्स की। ओके, आपने शिक्षा की भी बात की कि महिलाएं शिक्षित भी नहीं हैं, तो शिक्षित नहीं होंगी तो रोजगार की भी प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाएगी, तो शिक्षा के लिए आपने क्या किया है? देखिए, शिक्षा के लिए बस उनको स्कूल तक पहुंचाना है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। अभी इसी महीने जो है 9 तारीख को एक टूर्नामेंट हुआ है, भारत सरकार खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत वुमेन किक बॉक्सिंग लीग हुआ है। तो उस किक बॉक्सिंग लीग में जो उत्तर प्रदेश की जो अब तक की सबसे बड़ी टीम, 25 महिलाओं की, लड़कियों की टीम हमने भेजा था, और उसमें से 21 लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल वो जीत करके लाई हैं। उसमें से एक लड़की थी, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है, फर्स्ट ईयर में, तो उसकी शादी लग रही थी। अच्छा। मैं पढ़ाई छोड़ दो, शादी करो तुम। तो उसके माँ बाप भी आए थे, जब हम स्टेशन से पूरी टीम आए रिसीव करने आए, और जब उनको न्यूज़ मिला कि हमारी लड़की गोल्ड मेडल जीत के आई है, तो उन्होंने कहा सर हम लोग इसका शादी करने जा रहा था, ये पढ़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन जब ये मेडल जीत करके लाई है तो हम लोगों ने इसकी शादी को पोस्टपोन कर दिया है। अभी जितना चाहे उतना पढ़े, जितना मन करे उतना खेले, और हम इसके साथ हैं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह का प्रयास हो रहा है, और इसी में हम लगे हुए हैं। ये बदलाव वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम ऐसी घर में सुनने को मिलता है कि लोग अब लड़कियां अच्छा कर रही हैं तो उससे प्रोत्साहित होकर हाँ अभी लड़कियों को आगे हम पढ़ने देंगे या काम करने देंगे उनके फील्ड में। ओके, तो आपने रोजगार की भी बात की, तो रोजगार के लिए आप क्या? पिछला वाला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो शिक्षा में स्कोप भी दिखना चाहिए। और जो स्कोप शिक्षा में दिख रहा है कि मतलब पढ़ लिख करके आपको नौकरी ही कर लेना है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी कुल देश में मिला करके 3% नौकरी सरकारी नौकरी है। सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, उसमें भी कंपटीशन, उसमें भी लड़की होकर के उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसमें किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई में ही तेज हों, हो सकता है कुछ स्पोर्ट्स में भी तेज हो सकती हैं, हो सकता है कि उनका शारीरिक विकास इस तरह का हो, ढांचा हो कि वो फाइट कर सकती हों। आज के समय में जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मार्शल आर्ट्स की, उसमें बहुत सारा स्कोप है।
मतलब सरकार भी स्कोप दे रही है। उसके बाद अब जैसे जो शारीरिक शिक्षा से जो पाठ्यक्रम है, एमपीएड है, बीपीएड है, इसको करके लड़कियां अच्छा खासा टीचर बन सकती हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी 25-30 हज़ार रुपये मिल जाता है। अगर कोई मास्टर्स किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में तो 25-30 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे आप ब्लैक बेल्ट हैं और आप ट्रेनिंग करा सकती हैं या आप फिटनेस की क्लास करा सकती हैं, तो आप मतलब लड़कियां ब्लैक बेल्ट करके चाहें तो 25-30 हज़ार रुपया आराम से कर सकती हैं। एक कहीं पर भी वो क्लास शुरू कर लें और उस क्लास में अगर उनको 40 बच्चों को मेंटेन रखते हैं सुबह शाम क्लास मिला करके, तो एक बच्चा या एक लड़की फिटनेस के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए 500 रुपये आराम से फीस देता है, तो 25-30 हज़ार रुपया निकल जाता है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है कि महिलाओं को शिक्षा की तरफ ले जाना, रोजगार, मतलब इस स्कोप उनको दिखना चाहिए कि हमारी लड़की थोड़ा सा पढ़ाई में डाले, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुरंत शादी ही कर दें। हो सकता है उसका स्किल कुछ दूसरा हो और उसमें वो पारंगत हो करके उससे अच्छा बेहतर कमाई कर सके, उससे अच्छा रोजगार कर सके। तो रोजगार को लेकर के यही है कि सारी लड़कियों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ब्लैक बेल्ट करा रहे हैं और ब्लैक बेल्ट करा करके हम लोग उनको स्कूलों में भेज रहे हैं। सरकार भी अभी वैकेंसी निकाल रही है, हालांकि बहुत कम मानदेय मिल रहा है, 3,000 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग उसका अपने तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ब्लैक बेल्ट बना जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए और वो स्कूलों में जा करके ट्रेनिंग कराएँ। और इससे जो लड़कियां हैं जब स्कूलों में जा रही हैं, लड़कियों से मिल रही हैं, तो जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां वो भी एम्पावर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल बन रहा है इससे। और रोज़गार हम लोग एज एक महिला प्रशिक्षक तैयार करके महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने बोला कि हम हर लड़की पढ़ने में अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है ना, तो इसके लिए हो सकता है उसके अंदर कोई और स्किल हो। तो आपने यहाँ पे उनको जैसे कि जूडो कराटे और बॉक्सिंग और बाकी चीज़ों की लाइक मार्शल आर्ट हम बोल सकते हैं उसको इन शॉर्ट, तो आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरीके से। जी। तो आपने जब स्किल की बात की कि उसके अंदर और भी स्किल होती है, तो आप क्या उन लड़कियों के अंदर और स्किल्स को तराशते हैं, मतलब कि उनको एहसास कराते हैं कि आपके अंदर ये भी स्किल है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मार्शल आर्ट, ऐसा? देखिए, जब मान लीजिए कि एक गांव में 10-15 लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग कर रही हैं, दूसरे गांव में कर रही हैं, तो हर महीने हम इनका टेस्ट कराते हैं, उसको बेल्ट टेस्ट हम बोलते हैं। तो हर महीने टेस्ट होता है, तो उनका अपग्रेड किया जाता है। जैसे वाइट बेल्ट से शुरू होती है, फिर येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन के बाद ब्लैक बेल्ट होता है। तो जब हम टेस्ट कराते हैं तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि सब लोग एक दूसरे को बताओ तुम लोग क्या करते हो, तुम कौन सा काम करके कुछ पैसे कमा रही हो या कौन सा काम करके तुम लोगों की नज़र में अपने आप को साबित कर रही हो, इस बात को शेयर करो। तो ये जो शेयरिंग होती है, ये एक दूसरे की जो स्किल होती है, स्किल की शेयरिंग होती है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे एक दिल्ली से आई थी मैडम आई थी, शालिनी शिरनेत नाम है, उनके साथ कुछ और लड़कियां आई थी, तो वो सैनिटरी पैड बनाने का काम कर रही थी। वो लोग यहाँ आई और लड़कियों से मिली तो उनको आइडिया दी, तो हमारी लड़कियां उस पर काम कर रही हैं, अभी उसका वर्कशॉप लगने वाला है। तो इस तरह से स्किल का एक्सचेंज हो रहा है। और जैसे जो लड़कियां हैं ना, ज़्यादातर, मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जब देखती है कि दूसरी लड़की कर रही है तब वो करने जाती हैं। हाँ, मतलब मोटिवेशन कहीं ना कहीं से सबको मिलती है ना, मोटिवेशन, वो एक ज़रूरत होती है हमें मोटिवेशन की। हाँ। तो ये स्किल जो उनके अंदर तराशने की बात है, बस एक्सचेंज जब होता है तो वो देख करके खुद अपना स्किल पहचान लेते हैं कि नहीं, इस काम में हम माहिर हैं। ओके, मतलब बेसिकली आप मार्शल आर्ट सिखाते ही नहीं है, बल्कि आप लड़कियों से जब बातचीत के दौरान उनको पहचानने का, मतलब उनको खुद की पहचान कराने का एक मौका भी देते हैं बातों के दौरान, ऐसा? देखिए, मार्शल आर्ट समझ लीजिए हमारा एक जरिया है, हम उस जरिया के माध्यम से मिलते हैं। मेन चीज़ है लड़कियां खुल करके बोलें। जो मतलब कह लीजिए कि 90% जो उत्पीड़न है लड़कियों का, महिलाओं का, वो केवल इसी नाते कि वो बोलती ही नहीं हैं। वो बोलना शुरू कर दें, विरोध करना शुरू कर दें, जवाब देना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए कि आधी समस्या खत्म हो जाएगी वहीं से। लोगों को जवाब नहीं मिलता तो मन बढ़ जाता है। ये कहते भी है ना कि लड़कियों को शुरू से ही हाँ करना सिखाया जाता है। हाँ, कि आपको ना नहीं करना है। तो ये जो भी सामाजिक स्थिति रही, परिस्थिति रही हो, उसके हिसाब से कराता हूँ। लेकिन आज के समय वही चीज़ स्किल में भी काम करता है, वही चीज़ स्टडी में भी काम करता है कि एक बार लड़कियों को मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाती हैं। ठीक है, अब एक लड़की मोटरसाइकिल चला रही है तो उसको बहुत से लोग देखते हैं कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही है, क्यों नहीं चला सकती, कौन सा मतलब उसमें अंतरिक्ष यान उड़ाना है मोटरसाइकिल चलाने में।
तो वो कहने का मतलब ये है कि लड़कियां बोलना सीखें, अपना जो एक्सप्रेशन है उसको, अपने अंदर जो क्वालिटी उसको एक्सप्रेस करें, सामने लेकर के आए, बिन झिझक उनके अंदर से खत्म हो। मार्शल आर्ट्स केवल एक माध्यम है, बाकी सारा काम तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का है। और जब एक बार आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, थोड़ा अगल बगल उस तरह का माहौल मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा और उनको दिखाई देगा कि बाकी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, तो अपने आप आगे चली जाएंगी, उनको बहुत सहारे की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप किन तरह की लड़कियों के साथ मतलब उनको ट्रेनिंग देते हैं? मतलब क्या वो गांव की होती हैं, किसी समुदाय की होती हैं, कैसी लड़कियां होती हैं? नहीं, ज़्यादातर गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और जहाँ तक समुदाय की बात है तो आप देखिए कि जो भी गांव है वहाँ पर इस तरह का नहीं माहौल है। गांव से अगर कोई आकर के शहर में बस गया है और वहाँ अपनी ज़मीन ले लिया है, गांव से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है शहर में आकर के, अच्छे स्कूलों को वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो लोग गांव में ही रह रहे हैं, जिनके पास खेत नहीं है, दूसरों के खेत पर निर्भर हैं, तो उनके लिए दिक्कतें हैं। तो ज़्यादातर उस समुदाय के लोग जो है इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ओके, मतलब जो स्कूल्स भी नहीं जा पा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हैं और उन्हें रोज़गार भी दिलाते हैं, उनको उनके अंदर उनकी स्किल को भी तराशते हैं। जी जी। ओके, आपने रोज़गार की जो बात की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक आपकी नज़र में, आपकी जो संस्था है, तो वहाँ से कितनी लड़कियों को रोज़गार मिल चुका है? देखिए, अभी कोई मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे भारत में लड़कियों की सबसे बड़ी टीम हमारे पास है। जितने भी मार्शल आर्ट्स के खेल होते हैं, चाहे वो जूडो का हो, कराटे का हो, जुजुत्सु का हो, किक बॉक्सिंग का हो, इन सब में हमारी लड़कियों की टीम जाती है और सबसे बड़ी टीम जाती है। और हम अपने आपके दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि इसको, मार्शल आर्ट्स एक ऐसी विद्या है कि इससे आप अपनी आत्मरक्षा भी कर सकती हैं, फिट भी रह सकती हैं, और आज के समय में बहुत ज़्यादा रोज़गार का स्कोप है इसमें, बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं इसमें। अगर आप जैसे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स का रन, जैसे IPL, अब देखिए क्रिकेट कितना आगे चढ़ गया, उस तरह से मार्शल आर्ट्स का भी इस तरह से लीग, प्रीमियम लीग हो रहे हैं। और मिक्स मार्शल आर्ट्स इस समय पूरी दुनिया में सबसे महंगा खेल हो गया, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला खेल हो गया है। लड़कियों के लिए पूरा खाली है, मतलब अगर लड़की खेले, 3-4 नेशनल भी खेले, तो बहुत अच्छा खासा जो है वो अपना करियर बना सकती है। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये मुहिम है, इसमें आप भी कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारी संस्था से जुड़िए, कहीं से भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सर, आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी भी लड़कियाँ होंगी जो कुछ अलग कर रही होंगी आज के टाइम पे, तो ऐसे कोई लड़की जिनका नाम आप लेना चाहें, कोई एग्जाम्पल ऐसा जो आई थिंक उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करे, जो हमें इस वक्त देख रही हैं? आप देखिए, हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जो लड़कियां निकली हैं उसमें एक अर्पिता श्रीवास्तव हैं, हमारी सिस्टर खुद पिंकी नाम है उनका, वो नेशनल लेवल की बॉक्सर रही हैं। क्या बात है। और विनीता हैं, ऐसे बहुत सारी, गायत्री मिश्रा हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं और इससे भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी। धीरेन जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास, लाइक आप सेल्फ डिफेंस पे काम करते हैं, तो किसी लड़की ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको सेल्फ डिफेंस को और भी बढ़ावा मिला हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल? जी, ऐसा एग्जाम्पल बहुत आता रहता है, लेकिन एक बहुत चर्चित मैं आपको बता रहा हूँ घटना। 2013 की घटना है, दिसंबर यही समय चल रहा था, और लड़कियों की टीम पड़रौना गई थी। पड़रौना लोकल ट्रेन से स्टेशन आए और स्टेशन से लोग, एक हमारी सिस्टर पिंकी और एक उसकी फ्रेंड थी प्रीति कश्यप, ये दोनों बॉक्सर थी, आ रहे थे। यूनिवर्सिटी के पास कुछ लोगों ने जो है गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, 4 पहिया गाड़ी में, तो उसको ले करके जो है उन लोगों ने विरोध किया। तो उसमें से एक लड़का जो है बाहर निकल करके और उसने कुछ मतलब हमला करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तो इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया दोनों ने। फिर जो बाकी 3 लड़के थे वो आए, तो बारी बारी से 3-4 लड़कों को उन्होंने पीटा, और जो यूनिवर्सिटी के बगल में नाला था उसमें मार कर मतलब उसमें फेंक दिया एक तरह से। लोगों ने पुलिस बुलाया, पुलिस आ करके उन लड़कों को रेस्क्यू की। मतलब कुछ इस तरह की बात वो बोल रहे थे। वो चौराहे से, जो यूनिवर्सिटी वाला चौराहा है, वहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक वो परेशान करते आ रहे थे। अच्छा। जब वो यूनिवर्सिटी गेट पर पहुँची तो उनको लगा कि थोड़ा यहाँ स्पेस है, थोड़ा यहाँ जगह है और यहाँ लोग आ सकते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने उन लोगों को पीटना शुरू किया। फिर कैंट में पुलिस ले गए, उन लोगों को जेल भेजा, फिर ये सब चीज़ें हुई थी। और एक दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि एक गाँव है यहाँ नाउरदेउर, यहाँ पिपरौली ब्लॉक में आता है। तो वहाँ एक मतलब बाढ़ग्रस्त एरिया, वहाँ पर एक स्कूल है।
उस स्कूल में बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा था, कुछ गलत तरीके से उनको छुआ जाता था या इस तरह से किया जाता था। जब हम लोग वहाँ उन गांव में ट्रेनिंग देने जाते थे, तो गांव में ट्रेनिंग देते समय कुछ जैसे हमारे साथ मोटिवेशन करने के लिए लोग जाते हैं, डॉक्टर हैं, जैसे एक डॉक्टर छवि सरकारी हैं, एक शोभा जी हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ, लड़कियों को बताती हैं क्या गुड टच बैड टच, मतलब जो भी एजुकेशन होता है, सामान्य ज्ञान होता है, वो सब बताते रहते हैं। तो उसमें से एक लड़की ने बोला कि सर हमारे स्कूल में तो ये चीज़ होता है मैडम, हमारे स्कूल में ये होता है। हमने कहा कि कैसे होता है बताओ, तो बोली इतनी इतनी लड़कियों के साथ होता है। हम कहें लड़कियाँ बोलेंगी? तो लड़कियों ने कहा हम बोलेंगे। हम लोग स्कूल पहुँचे, स्कूल में जाकर उन लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया गया, पुलिस वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर भी गिरफ्तारी हुई, लोग सस्पेंड हुए, ये हुआ। तो ये 2 घटनाएं हैं जो हमारे मतलब प्रयास से इस तरह से हुई हैं और होती रहती हैं। ये जो आपने बोला ना गुड टच और बैड टच की जो आपने बात की, ये बहुत ही छोटी और बेसिक चीज़ है। आई थिंक जब लड़कियां अपने घर में होती हैं ना, इसकी शिक्षा उन्हें घर से ही मिलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल तभी काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं, स्कूल में भी इस चीज़ को सिखाया जा रहा है। बट सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि विकास के किन किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, विकास का जो मुद्दा है वो समझ लीजिए कि जो जनता की भागीदारी है सरकार के साथ और सरकार की भागीदारी जनता के साथ, इसका समावेश होना चाहिए। और उसी के तहत जो है हमारे देश में जो भी निर्माता लोग हैं, देश के निर्माण करने वाले लोग हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने कानून बनाया, उन लोगों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है। तो हम लोग उस पर काम करते हैं। आम आदमी की पहुँच शासन सत्ता तक होनी चाहिए। डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो सकता है। जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट हो, उसको एक जगह ना करके सब जगह बराबर करना चाहिए। हमारा काम उसी पर चल रहा है। गोरखपुर शहर में जाम की समस्या आप सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा। तो गोरखपुर में जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें गोरखपुर में हैं जो अगल बगल के ज़िलों में नहीं है। अगल बगल के ज़िले भी हमारे यहाँ निर्भर हैं। दिल्ली में भीड़ क्यों है? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर तो हमारे गोरखपुर में तो नहीं है, अगल बगल नहीं है। एक बनारस में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह के सुझाव हम सरकार को देते रहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो, छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाएं, जैसे छोटे छोटे ज़िले बनाए गए, क्योंकि बड़े ज़िले होने से जो आम आदमी है वो जिलाधिकारी तक नहीं पहुंच पाता था, मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाता था। तो छोटे छोटे ज़िले बने, उसी तरह छोटी छोटी इकाइयाँ हों और सब जगह का बराबर विकास हो। तो ये जो भी सुझाव होता हम लोग सरकार, छोटा से छोटा बात, जैसे एक बहुत छोटा सा बात बता रहे हैं कि हमने जिलाधिकारी को लिख के दिया कि जो ऑटो होते हैं उस ऑटो में डबल मीनिंग वाले गाने बजाए जाते हैं। तो अगर आप कहीं से भी देखिए तो ऑटो में केवल रेडियो अलाउ करिए, जो वो चिप लगा करके और डबल मीनिंग वाले गाने बजाते हैं। इससे जो महिलाएं उनके साथ असहजता होती है, और एक बार महिला विरोध करती तो वो बंद कर देते हैं, लेकिन जो वो लड़की महिला विरोध नहीं करती उसके साथ धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो इसको बंद कराया जाए। तो इस तरह का सुझाव, जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। वो नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है हमारे यहाँ, और सब कंक्रीट से, ज़मीनें कंक्रीट से ढक जा रही हैं, बारिश का पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, और जहाँ घर बन रहा है वो समरसेबल पंप लगा करके पानी को खींच रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे तालाब हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो एक समय में गोरखपुर में करीब 1700 पोखरे थे। तो वो सारे पोखरे भूजल स्रोत इकट्ठा करने के साधन थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो हम लोग सरकार को उसको लिख करके देते हैं कि आप ये करिए, इनको बताया जाए, और सरकार एक्शन भी लेती है, प्रशासन भी एक्शन लेता है। क्योंकि सरकार के पास इतने काम हैं कि अगर हम एक जागरूक नागरिक की हैसियत से उनको ये न बताएं कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, तो शायद उस तरफ ध्यान न जाए। तो ये काम किया जाता है डेवलपमेंट को लेकर के। और सबसे बड़ा फोकस हमारा है कि एक टूरिज़्म डेवलप हो यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास बुद्ध हैं, यहीं पर हैं, परिनिर्वाण स्थल है, या फिर उनका जन्म स्थल यहीं पर इर्द गिर्द है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, यहाँ पर संत कबीर हैं। तो ऐसे जो महान की लोग हमारे थातियाँ हमारे पास हैं कि इनका एक टूरिज़्म ढंग से अगर इस्तेमाल किया है तो बहुत बड़ा टूरिज़्म हब बन सकता है। क्योंकि इनको लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, जीना चाहते हैं। बुद्ध को तो मानने वाले लोग यहाँ की मिट्टी को पूजते हैं, यहाँ आना चाहते हैं एक बार। तो उसका एक माहौल बनाया जाए, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, इस तरह से बनाया जाए कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकें। पूर्वांचल की जो ये धरती है बहुत उर्वरा है। बुद्ध हैं, कबीर हैं, ये सारे लोग मतलब इतना कैलिबर लगते हैं कि
अगर यहाँ सुलभ कर दिया है तो पूरी दुनिया यहाँ पर एक बार आना चाहेगी। तो ये भी हमारा सुझाव रहता है सरकार को, हम पत्राचार करते रहते हैं, जैसे ही होता है उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टूरिज़्म हब इसको बनाया जाए। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।